हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों अरुणाचल सीमा के पास चीन की बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी हिमाकत। भारत के चबूतरे पर कैसे तान दिया परमाणु हथियार। सैटेलाइट फोटोज को देख दुनिया हुई हैरान। दोस्तों बताएंगे चीन की हिमाकत की सबसे बड़ी खबर कैसे भारत को डाल दिया दुविधा में। तो वहीं आपको बताएंगे क्या भारत का बेहतरीन दोस्त रशिया भी बदल रहा है पाला, पाकिस्तान के साथ कर ली है बड़ी डील। तो वही सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर में आपको बताएंगे बांग्लादेश के लिए भारी पड़ेगा अमेरिका से ट्रेड डील। मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते तारिक रहमान को कैसे फंसा दिया। दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री की बनने के बावजूद भी तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस के इस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपना डंका बजा रहा है दोस्तों, लगातार विश्व स्तर पर अपना भारत नंबर 1 बनता जा रहा है। ऐसे में भारतीय होने के नाते अगर आप भी अपने भारत का इस डेवलपमेंट में, इस विकास में सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है। इसका खुलासा रविवार को प्रकाशित द न्यूयॉर्क टाइम्स यानी NYT की एक रिपोर्ट से हुआ है। दोस्तों इसमें सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करके बताया गया है कि दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में चीन के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम का तेजी से विस्तार हो रहा है। इमेजरी से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश से लगभग 800 किलोमीटर दूर कई न्यूक्लियर लिंक्ड साइट्स पर लगातार कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन का काम किया जा रहा है। इससे भविष्य में भारत की चिंता बढ़ने की आशंका है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार का दावा करता है। चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 वर्षों में चीन परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अनुमान के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक चीन के परमाणु वॉरहेड्स की संख्या लगभग 600 होगी, जो सिर्फ रशिया और अमेरिका से पीछे है। रशिया के पास लगभग 5400 वॉरहेड्स है और अमेरिका के पास 5100 से 5200 के बीच वॉरहेड्स हैं। पेंटागन का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक चीन के पास 1000 से भी अधिक परमाणु वॉर हेड्स हैं। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन सिचुआन में स्थित परमाणु फैसिलिटी को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। इस फैसिलिटी की शुरुआत 6 दशक पहले शीत युद्ध के दौरान हुई थी। इसे चीन के पहले तानाशाह माओ से तुंग के थर्ड फ्रंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया था, ताकि जरूरी रक्षा उद्योग को सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर तटीय इलाकों से हटाकर पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट किया जा सके। इसका मकसद अमेरिका या उस समय के सोवियत यूनियन के हमलों की हालत में तबाही के खतरे को कम करना था। इस पहल के तहत दक्षिण पश्चिमी चीन की दूर दराज की घाटियों में न्यूक्लियर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, लेबोरेटरी और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन के परमाणु फैसिलिटी के अपग्रेडेशन से भारत की चिंता बढ़ सकती है। भारत और चीन में पुराना सीमा विवाद है। चीन जो है वो लगातार अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताता रहता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के पास चीन के ये परमाणु हथियारों के निर्माण और मौजूदगी से भारत की सुरक्षा को तगड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि चीन भी ये जानता है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारियां की हुई है। ऐसे में चीन भी भारत के खिलाफ ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से बचना चाहेगा पूरा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हिमाकत कैसे दिखा रहा है चाइना, इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहा है अपने भारत को कि वो भारत के ही चबूतरे पर तान रहा है परमाणु हथियार और अपने इस सैटेलाइट फोटोज से दुनिया को कर रहा है हैरान। दोस्तों भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय तो है ही, लेकिन 3 सबसे बड़ी चिंताएं हैं, जिसमें अरुणाचल से नजदीकी पहली चिंता है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं दूसरी चिंता की अगर बात करें तो ब्लैकमेल की राजनीति को लेकर बड़ा गेम खेल सकता है चाइना। दोस्तों विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन अपने परमाणु जखीरे को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपने परमाणु हथियारों की पोजीशन दिखाकर डराने की स्थिति में ला सके। वहीं तीसरी सबसे बड़ी चिंता चीन की बढ़ती न्यूक्लियर पावर। दोस्तों अब देखना ये होगा कि अपना भारत किस तरीके से जवाब देता है चाइना को। इस खुलासे के बाद, इस दावे के बाद, इस सैटेलाइट इमेजेस के बाद अपना भारत कैसे और क्या बयान जारी करता है चीन की इस हिमाकत पर, वो देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल एक भारतीय होने के नाते आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, बीजिंग को जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत किसी से कम नहीं और मुंह तोड़ जवाब देना जानता है भारत, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सामने बटन दोस्तों अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
वहीं रूस पाकिस्तान में जमीनी ट्रेड, सैन्य अभ्यास और JF-17 जेट इंजन पर डील। दोस्तों, क्या पाला बदल रहा है भारत का? दोस्त बता दें, पाकिस्तान और रशिया के बेहतर होते संबंधों ने हालिया समय में दुनिया के बड़े हिस्से खास तौर से भारत का ध्यान खींचा। दोनों देश बीते हफ्ते तुर्की में हुई इस बैठक में सीधे जमीनी और हवाई संपर्क बनाने पर सहमत हुए। दोनों देशों में सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। रशिया से पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमानों के इंजन की सप्लाई लगातार चर्चा में रही है। चीन की मदद से बने पाकिस्तान के इस विमान में रशिया का इंजन लगा है। जी हां, रशिया के पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करने में भारत में इस बहस को जन्म दिया है। दोस्तों, की क्या उसका पारंपरिक सहयोगी मॉस्को इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। ORF की रिपोर्ट्स बताती है कि ये नया नहीं है, क्योंकि रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट्स लंबे समय से भारत के अलावा पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करने पर जोर दे रहे हैं। इसी सोच का असर हालिया संबंधों पर दिखता है। हालांकि रशिया को पाकिस्तान पर अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस का रक्षा सहयोग 1990 के दशक में भी बढ़ा था, जब मॉस्को ने इस्लामाबाद को सुखोई 27 देने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में भारत के ऐतराज पर यह डील रद्द कर दी गई। ऐसे में मिसाइलें, टैंक, स्टील्थ फ्रिगेट और आर्टिलरी गन खरीदने के पाकिस्तानी प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले गए थे। हालिया वर्षों में दोनों में कई समझौते हो गए हैं। दोस्तों, हालिया वर्षों में भारत ने रूस के मिलिट्री हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता कम की है, तो दूसरी ओर मॉस्को ने पाकिस्तान को डिफेंस सप्लाई की तरफ ध्यान दिया है। हालांकि इसमें इस्लामाबाद की खरीदारी की सीमित क्षमता एक अड़चन है। वहीं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अनिश्चितता भी मॉस्को की हथियार डील पर चिंता को गहरा कर रही है। दोस्तों, लेकिन वाकई में इस खबर ने कहीं ना कहीं भारत को निराश जरूर किया है कि जो भी हथियार पाकिस्तान को मुहैया करवाएगा दोस्तों रशिया, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ही इस्तेमाल होने वाला है। ये बात भी तय माना जा रहा है। ऐसे में रशिया को भी कहीं ना कहीं अब पुराने डील्स को छोड़कर पाकिस्तान से संबंध खत्म कर देने चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों? क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरीके से जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अगर मान लीजिए अपना भारत यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए तो फिर पुतिन को कितना बुरा लगेगा। ठीक उसी तरह है पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही कुछ भारत के लिए होता दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर आपकी राय तो अवश्य बनती है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट और बेहतरीन चौंका देने वाली खबर की बात करते हैं, जहां मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते तारिक रहमान को कैसे फंसाया कि बांग्लादेश के लिए भारी पड़ेगा अब अमेरिका से ट्रेड डील। बड़ा गेम खेल गए दोस्तों तारिक रहमान के साथ मोहम्मद यूनुस। जी हां, आपको बताते बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के प्रमुख तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ बांग्लादेश में यूनुस शासन का अंत हो गया है। मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया बने, तो उनका लगभग 1.5 साल का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। यूनुस ने अपने पूरा कार्यकाल शेख हसीना से दुश्मनी साधने में गुजार दी। इस चक्कर में उन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों को गर्त में पहुंचा दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सबसे ज्यादा आलोचना बांग्लादेश अमेरिका ट्रेड डील को लेकर की जा रही है। दोस्तों, 9 फरवरी को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया था। यह समझौता तब किया गया जब बांग्लादेश में चुनाव को सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि ऐसे समझौते को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए छोड़ा जाए, जो सीधे आवाम के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके उलट उन्होंने अमेरिका के साथ कड़ी गोपनीयता बनाते हुए व्यापार समझौता किया, जिसके नियम शर्तों के बारे में कोई भी सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, समझौते के बाद यूनुस सरकार ने दावा किया था कि अमेरिका के लगाए गए पारस्परिक शुल्कों में कटौती से बांग्लादेश के निर्यात बाजार को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक से संबंधित रणनीतिक शर्तों को शामिल किया है। ऐसे में यूनुस सरकार के इरादों पर शक और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये तारिक रहमान के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि वो अब चाहकर भी अमेरिका से व्यापार समझौते की शर्तों पर मोल भाव नहीं कर सकते। दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेशक तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन असली बाजी मोहम्मद यूनुस मार गए और असली खेला कर गए तारिक रहमान के साथ। तो वहीं आपको बता दें, वही तारिक रहमान की सरकार बनते ही हुआ टकराव शुरू। बांग्लादेश में फिर आंदोलन की बहुत बड़ी तैयारी, 2 दलों ने छेड़ दी रार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विपक्षी जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने NCP ने रहमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों दलों ने चेतावनी दे दी है कि अगर BNP सरकार जुलाई चार्टर को नहीं अपनाती है तो देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। हालांकि शुरुआती असहमति और बहिष्कार की चेतावनी के बाद दोनों दलों के सांसदों ने शपथ
ग्रहण कर लिया। बता दें कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने अपने सांसदों को कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया था और तारिक रहमान समेत बीएनपी के सभी सांसदों ने सिर्फ बांग्लादेशी संसद के सदस्य के तौर पर ही शपथ ली थी, यानी शपथ ली है। बीएनपी का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के नियम अभी मौजूदा संविधान का हिस्सा नहीं है और इस पर संसद में विचार विमर्श की आवश्यकता है। बीएनपी ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसके एमपी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं लेंगे, जिसका मकसद जुलाई चार्टर रेफरेंडम में हुए बदलावों को शामिल करके बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है। बीएनपी के पुराने नेता सलाउद्दीन अहमद ने तारिक रहमान की मौजूदगी में पार्टी के फैसले का ऐलान किया। दरअसल ये विवाद दो अलग अलग शपथ प्रक्रियाओं से जुड़ा है जिन्हें सभी निर्वाचित सांसदों को लेना था। हाल ही में हुए चुनाव में मतदाताओं ने सांसदों का चुनाव करने के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी जनमत संग्रह में भाग लिया था। चुनाव में बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया। हालांकि विपक्ष ने धांधली का आरोप लगा दिया। दूसरी ओर जुलाई चार्टर को लगभग 62% समर्थन मिला, जिसका उद्देश्य संसद को सीमित अवधि के लिए संविधान संशोधन हेतु विशेष अधिकार देना है। अब ऐसे में इसके बाद जमात और एनसीपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जमात के उप प्रमुख सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहर ने स्थानीय अखबार प्रोदोम अलो से कहा कि यदि बीएनपी सांसद संविधान परिषद की शपथ नहीं लेते हैं तो जमात सांसद भी किसी प्रकार की शपथ नहीं लेंगे। वहीं एनसीपी की संयुक्त संयोजक मोनिरा शारमीन और सांसद अब्दुल्ला अल अमीन ने भी इसी तरह की चिंता जताई और सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में गठबंधन के भीतर लंबी चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि अन्य दल शपथ प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जमात और एनसीपी सांसदों ने संसद और संविधान सभा दोनों के सदस्य के रूप में शपथ ले ली, जबकि बीएनपी सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं लिया। दोस्तों, ऐसे में आंदोलन की बड़ी तैयारी कर सकते हैं ये दोनों पार्टियां, वहीं आपको बता दें। उधर ओम बिरला ने बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान से की मुलाकात। पीएम मोदी जी का सौंपा पत्र, भारत आने का दिया निमंत्रण। कहा, इंडिया में आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत है, कृपया करके भारत आइएगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान और उनके परिवार को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए निमंत्रण दिया। नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आपसी सहमति से तय समय पर भारत आने का न्योता दिया है। भारत की ओर से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ढाका गए थे। पीएम मोदी जी ने ओम बिरला के माध्यम से एक पत्र तारिक रहमान को सौंपा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 17 फरवरी को ढाका में तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनसे मुलाकात की और उन्हें पीएम मोदी की चिट्ठी सौंपी। पत्र में क्या लिखा था आपको बता दें। मोदी जी ने पत्र में लिखा है कि मैं इस मौके पर आपको डॉक्टर जुबैदा रहमान और आपकी बेटी जैमा के साथ आपसी सहमति से तय समय पर भारत आने का न्योता देता हूं। भारत में आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत है। वहीं उन्होंने रहमान को चुनावों में जीत की बधाई देते हुए कहा कि आपकी जीत बांग्लादेश के लोगों के आपके लीडरशिप पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास का सबूत है। साथ ही यह देश को शांति, स्थिरता और खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाने के आपके विजन के लिए उनके जनादेश का भी परिचायक है। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान, वैसे ही चीन भी एक्टिव हो गया दोस्तों। तुरंत देने लगा बधाई। भारत को देखकर जोड़ने लगा बांग्लादेश के साथ आपसी रिश्ते। जी हाँ, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई दी और कहा कि बीजिंग ढाका के साथ मिलकर BRI प्रोजेक्ट समेत सभी सेक्टर में आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए तैयार है ताकि उनके रिश्ते एक नए लेवल पर पहुंच सके। ली कियांग ने रहमान को अपने मैसेज में कहा कि चीनी सरकार नई बांग्लादेशी सरकार के सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करती है, जिन्होंने आज दिन में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने और सभी सेक्टर में लेन देन और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ली ने आगे कहा कि इससे चीन बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंचेगी और दोनों देशों के लोगों को ज्यादा फायदे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों बता दें सबसे बड़ी खबर, ईरान को झुका नहीं पाओगे, खामेनेई ने ट्रम्प को धोकर रख दिया। दोस्तों, युद्धपोत पावरफुल आर्मी कुछ भी नहीं छोड़ा। बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। वॉशिंगटन तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। ट्रम्प की इस बुलिंग नीति पर हाल ही में खामेनेई ने चुप्पी तोड़ दी। वो ट्रम्प की धमकी पर दहाड़ पड़े। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रम्प को सीधी सीधी चुनौती दी और कहा कि वे ईरान को मिटाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। खामेनेई ने अब अपने बयान में अमेरिका का जमकर मजाक भी उड़ाया। दोस्तों, खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मजाक उड़ाया बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने तक की बड़ी धमकी दे डाली। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठ खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी लगातार कहते हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा
गया है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि 47 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका इस्लामी गणराज्य को समाप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। ये एक सच और अच्छा कबूलनामा है। मैं कहता हूँ आप भी ईरान को नहीं झुका पाएंगे। ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के जस्ट एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मंगलवार को होने वाली महत्वपूर्ण परमाणु वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहेंगे। ट्रंप ने ईरान को एक तरह से धमकाते हुए कहा था कि तेहरान ने पिछले टकरावों से सबक सीखा है और अब बातचीत के लिए राजी हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो समझौता न करने के परिणामों को भुगतना चाहते हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि अमेरिका ने पहले भी ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। उन्होंने कहा था कि हम B-2 मिसाइलें भेजकर उनकी परमाणु क्षमता को नष्ट करने के बजाय समझौता कर सकते थे और हमें B-2 मिसाइलें भेजनी ही पड़ी। मुझे उम्मीद है कि वे अब अधिक समझदारी से काम लेंगे। इस बार वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि फिर मुझे गलत कदम उठाना पड़े। जिसके जवाब में दोस्तों खामेनी ने ट्रंप को धोकर रख दिया अपने बयानों से, वो भी तब जब साइड बाई साइड इन दोनों देशों के बीच जेनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। वही वार्ता तो छोड़िए, रशिया और चीन के साथ ईरानी नौसेना का साझा सैन्य अभ्यास भी करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों उतारेगा जंगी जहाजों का बेड़ा, ट्रंप को देगा तगड़ा संदेश। दोस्तों रूस, चीन और ईरान की नेवी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में साझा अभ्यास करेंगी। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पेत्रेशेव ने बताया है कि उनके देश के जंगी जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए ईरान की ओर से रवाना हो गए हैं। ईरान अपनी समुद्र में यह अभ्यास ऐसे समय कर रहा है जब आपको बताया हमने उसकी अमेरिका से तनातनी चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के समुद्र के आसपास अपने जंगी जहाज तैनात किए हुए हैं। ऐसे में रशिया और चीन जैसे सहयोगियों के साथ समुद्र में उतरकर ईरान अपनी ताकत दिखाने की पूरा प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी डील। BEL, बेल और साफरान मिलकर देश में ही बनाएंगे राफेल का अचूक हथियार। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल को लेकर समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच मंगलवार को मुंबई में हुई बातचीत के बाद इसकी घोषणा की गई है। इसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और फ्रांस की सैफरन भारत में हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियार बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। इस पार्टनरशिप से हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम का लोकल प्रोडक्शन हो सकेगा। भारत में हैमर मिसाइल का प्रयोग राफेल फाइटर प्लेन के जरिए किया जाता है। ऐसे में ये राफेल के साथ मिलकर घातक हो जाती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। यह पहाड़ी इलाकों और बहुत अधिक सुरक्षित बंकरों के खिलाफ असरदार साबित होता है। इसका मकसद भारत के घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करना है। दोस्तों ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का एक अहम नतीजा है, जिसमें स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया था। हैमर प्रोडक्शन के लोकलाइजेशन से एडवांस्ड प्रिसीजन हथियारों के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम होने और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के प्रयास में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें, वहीं मुंबई की सड़कों पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की मॉर्निंग जॉग भी देखने को मिली। जी हां, भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार सुबह अपनी फिटनेस दिनचर्या से मुंबई वासियों को चौंका दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति को सुबह सुबह सुरक्षा दस्ते के साथ शहर में मॉर्निंग जॉग करते देखा गया। नेवी ब्लू टी शर्ट और काले चश्मे में मैक्रोन ने यह साफ कर दिया कि व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम के बावजूद फिटनेस से कोई समझौता नहीं। जॉगिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, लेकिन आम लोगों और मीडिया को लेकर किसी तरह की व्यवस्था नहीं हुई। दोस्तों विदेशी दौरे पर रहते हुए भी नियमित व्यायाम करने की उनकी आदत ने सोशल मीडिया पर भी खासा ध्यान खींचा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों जो लोग व्यायाम नहीं करते वो इनको देखकर जरूर सीख सकते हैं कि समय कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, हमें अपना दिनचर्या नहीं छोड़ना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, मैक्रोन के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा आ रहे हैं भारत। उड़ान भरते ही पीएम मोदी जी का लिया नाम। दोस्तों ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाजियो लुला दा सिल्वा बुधवार को यानी आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की यात्रा के ठीक बाद हो रहा है। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हाई लेवल बैठक भी करेंगे। उनका भारत के बाद दक्षिण कोरिया भी जाने की योजना है। लुला
दुनिया के उन चंद नेताओं में शामिल है जिन्होंने अमेरिका के टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलेआम आलोचना की थी। राष्ट्रपति लूला की यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे के तुरंत बाद हो रही है। लूला दा सिल्वा ने अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिखा, सामने आप पोस्ट देख पा रहे हो दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर हम अब भारत के लिए निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर पर होने वाले समिट में हिस्सा लूंगा और हम ब्राजील और भारत के बीच सहयोग के नए मौकों पर बात करेंगे। वहां से हम प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग के बुलावे पर अपने देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साउथ कोरिया जाएंगे। ऐसे में लूला दा सिल्वा को मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा दोस्तों, अतिथि देवो भव के तर्ज पर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका दोस्तों। चीन ने लिया बड़ा फैसला, 50 देशों के लिए वीजा फ्री एंट्री का कर दिया ऐलान, लेकिन पाकिस्तान को कर दिया बाहर। जी हाँ, चाइना ने ब्रिटेन और कनाडा समेत 50 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। की जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने दी है। उन्होंने कहा है कि 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल से 50 देशों के विजिटर चीन में वीजा फ्री एक्सेस का मजा ले सकते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन चीनी नववर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को किया जाता है। फिलहाल इस साल 17 फरवरी यानी कि कल से ही चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल डे शुरू हो चुका है। चीन में अधिकांश यूरोपीय नागरिक वीजा मुक्त प्रवेश के पात्र हैं। साथ ही लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व सहित अन्य क्षेत्रों के कुछ चुनिंदा देशों के नागरिक भी पात्र। हालांकि चाइना ने पाकिस्तान के नागरिकों को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया दोस्तों, इस सुविधा से वंचित कर दिया, जो कि शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत तगड़ा जवाब है दोस्तों। बाकी माओ निंग का ये ट्वीट आप सामने देख ही पा रहे हैं। इसमें 50 कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं उसके नाम भी आप सामने पढ़ पा रहे हैं। सवाल यह है कि चीन वीजा फ्री एंट्री क्यों दे रहा है, तो आपको बता दें, वीजा फ्री एंट्री चीन की न्यू ओपन ट्रेवल प्लान का हिस्सा है, जिसे उसकी दुनिया भर के यात्रियों को अपने देश की यात्रा करने के लिए आकर्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंध बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। वीजा फ्री एंट्री वाले देशों के पासपोर्ट धारक चीन में 30 दिनों तक बिना किसी वैध वीजा के रुक सकते हैं। हालांकि इस दौरान वे कोई बिजनेस या ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पैसा कमाया जा सके। अगर इन देशों के नागरिकों को चीन में 30 दिन से ज्यादा समय तक रुकना होगा तो उन्हें सामान्य वीजा के लिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, राहुल गांधी के मनाने के बाद भी नहीं माने भूपेन बोरा, भाजपा में होंगे शामिल, घर आकर मिले सीएम हिमंता बिश्व शर्मा। दोस्तों, असम के पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे को लेकर नया ट्विस्ट नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि 22 फरवरी को भाजपा ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी भाजपा आएंगे, यानी भाजपा ज्वाइन करेंगे। बता दें कि सोमवार को भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में शीर्ष नेतृत्व के मनाने पर उन्होंने अपने फैसले पर भी फिर से विचार करने की बात कहते हुए इस्तीफा वापस ले लिया था। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने भी उनको मनाने की कोशिश की, मनाया था, लेकिन मंगलवार को उनके भाजपा ज्वाइन करने की बातें होने लगी। हिमंत बिश्व शर्मा ने अपने बयान में कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले ही उनकी ज्वाइनिंग अप्रूव कर दी है, भाजपा में उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि भूपेन बोरा को यह वो सभी सम्मान दिया जाएगा जिसके वो हकदार है। भाजपा से जुड़ना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा, क्योंकि ये उनके जैसे लोगों की ही पार्टी है जो अपने पिता की विरासत वाली सियासत नहीं करते। इससे पहले शर्मा गुवाहाटी के घोरमारा इलाके में बोरा के आवास पर गए, जहां उनकी पत्नी और बेटे ने मुख्यमंत्री की आरती की और स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व में कहा था कि बोरा के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं और वादा किया था कि वो उसमें विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीट से जीतने में मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये भी की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।